स्वागत दोस्तों, अगर चैनल के सामने मोदी चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी को बताएंगे जहां पर दिल्ली दरबार में गए थे पूछने की क्या सांसदों को पार्टी में शामिल करवाएं, लेकिन साफ तौर पर मना कर दिया गया दोस्तों। इसके बावजूद पहुंचे हैं महाराष्ट्र और इसके बाद 8 सांसदों की हुई है अलग से बैठक दोस्तों, और बताएंगे किस तरीके से आधी रात के अंदर ऑपरेशन टाइगर चलाते हुए शिंदे ने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों और किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कई दर्जन नेता प्रशांत किशोर की पार्टी के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं दोस्तों। इसी के साथ में एक और राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी को मिली है बड़ी सफलता, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब और ज्यादा बीजेपी और एनडीए गठबंधन के अंदर दबकर नहीं रहेंगे शिंदे, और जोरदार तरीके से शिंदे और बीजेपी के बीच में संघर्ष देखने को मिलेगा दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2024 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री राज्य के अंदर चल रहा है दोस्तों, और शिंदे जिनको मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाया गया और गृह मंत्री का पोस्ट भी नहीं दिया गया और कोई बड़ा पद नहीं दिया गया, जिसके बाद से शिंदे इतने ज्यादा नाराज चल रहे हैं दोस्तों कि शिंदे कुछ बोल भी नहीं पा रहे। लेकिन बीजेपी के खिलाफ अब उन्होंने अलग राहें अपनानी शुरू कर दी है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि दिल्ली गए थे शिंदे पूछने के लिए बीजेपी वालों से कि क्या शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो सांसद हैं उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करवाया जाए, यानी शिंदे की पार्टी में शामिल करवा के शिवसेना के विधायकों की संख्या टोटल 16 कर ली जाए। तो इस पर बीजेपी के लोगों ने, खासकर मोदी और शाह ने बोला कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी और शाह को डर लग रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी को बड़ा कर लेते हैं तो फिर वो बीजेपी के साथ में बराबरी की बातचीत करेंगे और उप मुख्यमंत्री के पोस्ट से आगे और मंत्रालय मांगेंगे दोस्तों, और केंद्र के अंदर भी मंत्री का पोस्ट मांगेंगे, और इसीलिए शिंदे मजबूत ना हो इसीलिए बीजेपी ने दिल्ली से ऑपरेशन टाइगर पर रोक लगा दी थी दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद शिंदे अपने काम में लग गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी ताकत बनकर बीजेपी से बराबरी की बातचीत के लिए मैदान में उतर रहे हैं दोस्तों। अब जो अपडेट आई है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। आपको बता दें कि जो अपडेट सामने आती है वो ये कि 8 अप्रैल को एक रहस्यमयी शाम को एक बैठक होती है दोस्तों। मुंबई के स्थानीय अखबार मुंबई मिरर ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री का काफिला, इसमें एकनाथ शिंदे की भी गाड़ी थी दोस्तों। एकनाथ शिंदे की गाड़ी ठाणे के वोल्टास कंपनी वाले इलाके के अंदर मुड़ जाती है और यहाँ पर एक गोपनीय बैठक होती है दोस्तों, और महाराष्ट्र की राजनीति का रुख बदलने वाली ये बैठक होती है। दावा किया गया है कि इस बैठक में उद्धव ठाकरे के 8 सांसद मौजूद थे, और ये मुलाकात कोई छोटी मोटी चर्चा नहीं बल्कि ये पूरी रात चलने वाली एक मैराथन बैठक थी दोस्तों, जिसे सुबह ऑपरेशन टाइगर के रूप में जाना गया। और जैसे ही ये खबर लीक होती है दोस्तों, एकनाथ शिंदे और उन सांसदों ने तुरंत सामने आकर अखबारों की इन बातों का खंडन करना शुरू कर दिया। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि अगर कहीं से धुआं उठ रहा है तो आग जरूर लगी होगी, और आग बिल्कुल लगी है दोस्तों। इन 8 के 8 सांसदों ने मुलाकात भी की है और बातचीत लगातार चल रही है। ऐसे में अगर ये 8 के 8 सांसद शिंदे के साथ में आ जाते हैं तो शिंदे के सांसदों का समर्थन हो जाएगा 16 का दोस्तों, यानी आंकड़ा जैसे ही 16 होगा वैसे ही केंद्र के अंदर उनके पास सबसे ज्यादा सांसद हो जाएंगे दोस्तों एनडीए गठबंधन में, यानी टीडीपी पार्टी के पास 16 सांसद, और अगर शिवसेना के पास 16 सांसद हो जाते हैं एकनाथ शिंदे के पास, तो फिर वो टीडीपी से भी ज्यादा बड़ी दावेदारी करेंगे दोस्तों, और केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जबरदस्त तरीके की चुनौती मिलेगी। और एकनाथ शिंदे को इसीलिए बीजेपी रोक रही है कि और सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल ना करे। लेकिन ये बातचीत यूं ही नहीं हुई होगी दोस्तों, जरूर मोहर लग चुकी है और जल्द ही बड़ी घोषणा की जाएगी, और केंद्र की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार पहले ही मुख्यमंत्री का पोस्ट छोड़ चुके हैं। तो उनके 12 सांसदों की गारंटी कोई नहीं ले सकता, खुद नीतीश कुमार भी नहीं ले सकते, क्योंकि नीतीश को अगर बीजेपी पर दबाव बनाना है तो 12 सांसदों का डर बीजेपी को दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद अब शिवसेना एकनाथ शिंदे भी मजबूत होने जा रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर केंद्र की राजनीति में और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी को लगातार एक के बाद एक समर्थन मिल रहा है। दरअसल अपडेट ये है कि बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है दोस्तों। जनसुराज पार्टी के कई प्रमुख नेताओं ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है दोस्तों। ये अपडेट पटना स्थित प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम से जुड़ी हुई है, जहां पर एक भव्य मिलन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सारे नेताओं को, यानी जनसुराज पार्टी के नेताओं को कांग्रेस पार्टी का तिरंगा देकर पार्टी में शामिल करवाया। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद प्रमुख चेहरे गोविंद आनंद, अमित आनंद और अभिराज सिंह के साथ साथ प्रशांत, अभिषेक और शायक आलम और प्रोफेसर चंद्रिमा सिंह सहित अन्य लोगों के कार्यकर्ता भी पार्टी में शामिल हो गए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि राजेश राम ने कहा कि हमारी पार्टी में नए और ऊर्जावान नेता शामिल हो रहे हैं, इससे हमारी पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। और ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी के लगभग सारे नेता कांग्रेस पार्टी की ओर बिहार में रुख कर रहे हैं, और इस सिलसिला लगातार ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके एक नई मजबूत पार्टी बनाएगी दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी को नए कार्यकर्ताओं की जरूरत भी
भी है और प्रशांत किशोर की पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐसा संगठन बन चुकी है जिसके नेता कांग्रेस पार्टी में जाना आसान समझते हैं और कांग्रेस पार्टी में जाकर राजनीति करना प्रशांत किशोर के साथ राजनीति करने के बराबर समझते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर भी अपने आप को गांधीवादी नेता बताते हैं दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी तो ओरिजिनल गांधीवादी पार्टी है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के साथ आने में प्रशांत किशोर की पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि प्रशांत किशोर ने एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की ही कोशिश की और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे मजबूती और ज्यादा बढ़ेगी दोस्तों। और वैसे भी लोग उम्मीद जता रहे कि प्रशांत किशोर को बिहार में कांग्रेस पार्टी के साथ आना चाहिए और कांग्रेस पार्टी की रणनीति की टीम का जिम्मा संभालते हुए कांग्रेस पार्टी को बिहार में सत्ता दिलवानी चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को घोषित नहीं कर पा रही है दोस्तों, यानी मुख्यमंत्री अपना तय नहीं कर पा रही है। शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने पर्यवेक्षक बनाकर बिहार भेजने का फैसला लिया है, यानी 15-16 तारीख तक नाम की घोषणा की जा सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता इस बात से नाराज है कि जनता दल यूनाइटेड आखिर मुख्यमंत्री का पोस्ट क्यों छोड़ रही है। जेडीयू के लोगों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहना कोई बात नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को इसकी जगह जनता दल के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री का पोस्ट ही छोड़ देना और बीजेपी को मुख्यमंत्री पोस्ट खामखा दे देना, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं दोस्तों। और बैनर पोस्टर भी लग रहे हैं। पोस्टर लगाते हुए लोग कह रहे हैं कि बिहार में ना तो बुलडोजर वाला बवाल चाहिए और ना ही दंगा फसाद चाहिए। ये लोकनाथ अब आपकी परछाई स्वरूप युवा जनसेवक निशांत कुमार चाहिए, या निशांत कुमार की मांग की जा रही है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, यानी उप मुख्यमंत्री नहीं सीधा मुख्यमंत्री बनाने की मांग चल रही है दोस्तों। और जेडीयू के लोग इसी बात से नाराज है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो ये बुलडोजर राज लेकर आ जाएंगे, दंगा फसाद कराएंगे और कहीं ना कहीं नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है दोस्तों। जेडीयू के नेताओं ने बैनर पोस्टर लगाया है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि साफ तौर पर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जनता दल यूनाइटेड से अलग हो जाएंगे अगर जेडीयू ने मुख्यमंत्री का पोस्ट छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी को आराम से मुख्यमंत्री बनाने दिया, तो ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं दोस्तों। तो नीतीश कुमार आखिर क्यों छोड़कर जा रही है, एक बहुत बड़ा सस्पेंस रहेगा। अगर नीतीश कुमार को राष्ट्रपति का पोस्ट भी दे दिया जाए तभी नीतीश कुमार की पार्टी का बिहार में क्या वजूद बचेगा अगर वो मुख्यमंत्री पोस्ट छोड़ देंगे। तो ये सीधी सी बात है जो शायद नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रही दोस्तों, या फिर बहुत दबाव में है, तगड़े दबाव में नीतीश कुमार। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर 2023 के तेलंगाना के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का कोई नाम लेने वाला तेलंगाना के अंदर नहीं था दोस्तों। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी और पार्टी को 4, 5, 6 सीटें मिली हुई थी दोस्तों, और काफी कम सीटें कांग्रेस पार्टी जीती हुई थी। इससे पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल तेलंगाना में हो चुका है और कांग्रेस पार्टी सत्ता वापसी नहीं करेगी। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में लगातार काम करती रही दोस्तों, पार्टी का विस्तार करती रही और नए नेतृत्व को आगे करती रही। बाद में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा और तेलंगाना जहां पर दूर दूर तक कांग्रेस का नाम नहीं था वहां पर कांग्रेस ने सरकार बना ली और आज सबसे मजबूत सरकार कांग्रेस की तेलंगाना में चल रही है। ऐसे ही अब उड़ीसा को लेकर कांग्रेस पार्टी रणनीति पर काम कर रही है दोस्तों। अब जो अपडेट है वो ये कि तेलंगाना की तरह उड़ीसा के अंदर भी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करते हुए एक के बाद एक नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ा रही है। उड़ीसा से बड़ी अपडेट सामने आती है दोस्तों। अपडेट ये है कि उड़ीसा के पूर्व बरगढ़ के विधायक साधु नेपाक अपने समर्थकों के साथ में, यानी सैकड़ों की संख्या में समर्थकों के साथ में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। भुवनेश्वर स्थित कांग्रेस पार्टी के भवन में उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। लंबे समय से सत्ता से दूर रही कांग्रेस पार्टी अब उड़ीसा के लोगों के लिए नई जिम्मेदारी और नई उम्मीद बन गई है दोस्तों। जनता बदलाव चाहती है और इसीलिए उड़ीसा के अंदर कांग्रेस पार्टी को जमकर सपोर्ट किया जा रहा है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लेकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2026 से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कई बड़ी रैलियां की दोस्तों। आसनसोल और छतना के साथ साथ औंधा और खंडा घोष के अंदर उनकी चुनावी रैली होती है। बीजेपी पर एक बार फिर से उन्होंने आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ दिनों के अंदर विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाले हैं दोस्तों और 294 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बहुमत के लिए 148 का आंकड़ा चाहिए। पिछली बार बीजेपी को 77 और तृणमूल कांग्रेस को 170 प्लस सीटें मिली थी। ऐसे में ममता बनर्जी ने अब बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अभी से टीएमसी के उम्मीदवारों को, यहां तक कि राज्य सरकार के मंत्रियों को भी फोन कर रही है। बीजेपी उनको धमकी दे रही है कि अगर चुनाव में उनके पास बहुमत नहीं आता तो फिर इन लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी इन पर पहले से ही दबाव डाला जा रहा है। इसी डील के तहत 200 करोड़ रुपए पहले ही मिल चुके हैं और यह पैसा अल्पसंख्यक वोटों को टीएमसी से तोड़ने के लिए किया जा रहा है। उनका निशाना हुमायूं कबीर की ओर भी था दोस्तों। उन्होंने बताया कि 1000 करोड़ का पूरा खेल चल रहा है। टीएमसी को सरकार से हटाने के लिए ममता बनर्जी ने एसआईआर के मामले को लेकर भी सवाल खड़े किए। लेकिन बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाया है दोस्तों और ममता ने लोगों को चेतावनी दी और
बताया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दिन लोगों को नींद की दवाई मिली चाय और मिठाई देने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि इसे खाने के बाद लोग सो जाएंगे और बीजेपी वोट चुरा लेगी, यानी लोगों को सुलाने के लिए बीजेपी नशे की दवाई या नींद की दवाई दे देगी और लोग सोते रह जाएंगे, तो फिर वोट डालने कोई नहीं आएगा। और भारतीय जनता पार्टी से सतर्क रहने की जरूरत है, यानी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े स्तर पर साजिश रच रही है और इसके लिए तैयारियां पहले से जरूरी है। कुल मिलाकर दोस्तों, बंगाल की जनता के लिए ममता बनर्जी ने एक और डरावनी बात बताई है कि नींद की गोलियां बांट रही है भारतीय जनता पार्टी। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस चेतावनी पर? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से एक ऐसा ऑब्जर्वर बनाया है दोस्तों, जो खुद पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं दोस्तों, यानी बिहार के लिए बाहर वाले व्यक्ति हैं। तो उनको अगर ऑब्जर्वर बनाया जा रहा है तो इस बात के साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान फैसला ले चुका है और मुख्यमंत्री के पोस्ट पर एक बार फिर से कोई सरप्राइज नाम सामने आने वाला है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी जब भी किसी बाहर के व्यक्ति को ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक बनाकर भेजती है तो फिर वो नाम कुछ ऐसा रखती है जो चौंकाने वाला होता है, और इसीलिए बिहार में कुछ चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। इसीलिए सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर जो संभावनाएं हैं अब थोड़ी कम हो गई है। और बड़ी बात यह होती है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको ऑब्जर्वर बनाती है दोस्तों, उसी के कास्ट के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो अति पिछड़ा वर्ग के किसी व्यक्ति को ही बिहार में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बातचीत पूरी हो गई होगी और कुछ बड़ी घोषणा होगी दोस्तों। इसमें कई सारे नाम है। एक तो संजीव चौरसिया का नाम है दोस्तों, जो ईबीसी समुदाय से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता है, तो इनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक महिला ईबीसी व्यक्ति को बीजेपी बिहार में जिम्मेदारी अगर देगी तो फिर रमा निषाद और रेणु देवी का नाम आगे होगा दोस्तों। हालांकि रमा निषाद को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी, ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि वो राजनीतिक परिवार से आती है, खुद का उनका अपना काम नहीं है, यानी अपने दम पर उनकी पहचान नहीं है, परिवार की वजह से पहचान है, तो शायद मुश्किल है कि उनको आगे किया जाएगा। एक और नाम रेणु देवी का है दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी की उप मुख्यमंत्री भी रही है, लेकिन इनके भी उम्मीद काफी कम है बनने के। तो अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी पुरुष ईबीसी समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है या फिर किसी महिला को बनाती है दोस्तों, लेकिन होगा कोई भी ईबीसी समाज से, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर गुजरात के अंदर 8 लोग हाईकोर्ट पहुंचे थे दोस्तों। हाईकोर्ट इसलिए पहुंचे थे क्योंकि उनका नाम एसआईआर की लिस्ट से हटा दिया गया था। बड़ी बात यह है कि जिन 8 लोगों ने याचिका दाखिल की थी कि उनका नाम गलत तरीके से एसआईआर लिस्ट में काटा गया है, 8 में से 7 लोगों के नाम वापस से एसआईआर में जोड़ दिए गए हैं दोस्तों। यानी सोचिए कि एसआईआर किस स्तर पर कराया जा रहा है कि लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और गुजरात में 8 लोग पहुंचे थे कोर्ट तो 7 लोगों के नाम जुड़ गए। तो कितने बुरी तरीके से एसआईआर करवाया जा रहा है, कितने गलत तरीके से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, उसका ये एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है दोस्तों। इस पर रवीश कुमार कहते हैं कि कितने लोग कोर्ट जाएंगे अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होते और कोर्ट में जाना एक बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। ऐसे में जिन लोगों के पास पैसे नहीं है कोर्ट वगैरह में जाने की, क्या उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल देश के लोकतांत्रिक प्रणाली पर उठा है दोस्तों। और जिस तरीके से लोगों के नाम काटे गए हैं और उनको वोट डालने से वंचित किया जा रहा है, ये गंभीर मामला है। इस पर बीजेपी के लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन मामला इतना बड़ा है दोस्तों और खासकर गुजरात से आ रहा है, जिसमें 8 लोगों ने याचिका दाखिल की, 7 के नाम जोड़ दिए गए। तो आप लोग समझ जाइए कि आखिर क्या मुद्दा है दोस्तों। अपनी राय जरूर लेकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस पुरानी पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं दोस्तों। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन अब वापस आकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। उनको पार्टी में शामिल कराने के लिए टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद भी मौजूद थे दोस्तों, और कीर्ति आजाद के साथ में राज्य इकाई के लोग भी तृणमूल कांग्रेस के मौजूद है। तो कुल मिलाकर तृणमूल कांग्रेस ने चंद्र कुमार बोस को वापस से अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। भारतीय जनता पार्टी में पहले चले गए थे दोस्तों, उनको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी सुभाष चंद्र बोस के राह पर चलेगी, लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस के पोते बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सुभाष चंद्र बोस के विजन को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है दोस्तों, और चंद्र कुमार बोस यानी परपोते सुभाष चंद्र बोस ने यह बड़ा फैसला लिया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि केशव बलिराम हेडगेवार ने देश को विदेशी शासन से आजाद कराने और हिंदुओं के बीच फूट को खत्म करने के मकसद से आरएसएस की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि हेडगेवार का मानना था कि समाज में एकता की कमी ही बार बार भारत के अंदर गुलामी की एक बड़ी वजह बनी है। संघ प्रमुख ने कहा कि हेडगेवार ने ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए राजनीतिक और हथियार बंद विरोध समेत कई रास्तों पर काम किया था। भागवत ने कहा कि आजादी के लिए काम करते हुए हेडगेवार को एहसास हुआ कि अंग्रेज भारतीयों को गुलाम
निजाम बनाने वाले पहले बाहरी शासक नहीं थे। उनके मुताबिक समस्या सिर्फ बाहर से आने वाली ताकत का नहीं है बल्कि हमारे भीतर के समाज का है। मोहन भागवत तेलंगाना के अंदर निजामाबाद जिले के अंदर कुंडा कुर्थी गाँव के अंदर केशव स्फूर्ति मंदिर के उद्घाटन के समारोह में गए थे, जो हेडगेवार का पैतृक गाँव है। उन्होंने कहा कि हमें कोई कमी थी जिसकी वजह से हमें बार बार हार का सामना करना पड़ा, इसलिए उस कमी को हमको दूर करना चाहिए। अब ये बात जो बोल रहे हैं दोस्तों और कह रहे हैं कि हिंदू समुदाय में एकता की कमी है, इस पर आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। मोहन भागवत जो बोल रहे हैं कि आप इस बात को सही मानते हैं या फिर मानते हैं कि कहीं ना कहीं मोहन भागवत बार बार ऐसा बयान देकर आरएसएस की कमी को बता रहे हैं कि आरएसएस वाले 12 साल से उनके मन मुताबिक सरकार होने के बावजूद एक नहीं कर पा रहे हिंदुओं को। यानी दोस्तों एक बात तो तय है कि आरएसएस के जो दावे होते हैं और जो सच्चाई है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आरएसएस वाले पहले कहते थे कि आरएसएस की जरूरत है लोगों को ताकि हिंदू एक हो जाए, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि 2024 के चुनाव के बाद से आरएसएस को लग रहा है कि हिंदू एक नहीं हो पा रहे क्योंकि बीजेपी को सबक सिखाया गया दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा वाले फिर से 400 सीटों का जो घमंड लेकर जाएंगे तो एक बार फिर से इंडिया के लोग बीजेपी को सबक सिखाएंगे और फिर ऐसी ऐसी बातें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत बोलते हुए नजर आएंगे। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर जब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव फंसता है दोस्तों, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हिंदू मुस्लिम वाली बातें करने लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर अब लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया है दोस्तों। अब ये जो अपडेट है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को प्रचार करने के लिए बंगाल गए थे दोस्तों। बंगाल के अंदर प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी कहते हैं कि टीएमसी ने मदरसों के लिए 6000 करोड़ रुपए दिए लेकिन विकास के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। ये सिर्फ अपने खास वोट बैंक को पैसा देते हैं। तृणमूल कांग्रेस के शासन में बंगाल को केवल बर्बादी मिला है। यानी नरेंद्र मोदी को भी अब अल्पसंख्यक समाज को दिए जा रहे फंड से दिक्कत है दोस्तों। हालांकि ममता बनर्जी ने दीघा के अंदर जगन्नाथ मंदिर भी बनाया, इस बारे में नरेंद्र मोदी जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन 6000 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक बोर्ड को दिया गया। इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी चर्चाएं कर रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है, साथ ही महिला आरक्षण कानून में बदलाव के जरिए देश को गुमराह कर रही है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकार अनुच्छेद 334A में संशोधन की बातें कर रही है। ये तर्क दे रहे हैं कि जातीय जनगणना के नतीजे आने में समय लगेगा, लेकिन बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों के अंदर 6 महीने से कम समय में जातीय सर्वेक्षण हम लोगों ने करवा दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करवा दिया। उन्होंने कहा कि ये सरकार सब बातों को छुपा रही है, यानी ये बीजेपी की सरकार का छुपा हुआ एजेंडा है। ये चाहते हैं कि जातीय जनगणना ना हो और अनुच्छेद 334A में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के नाम पर ये लोग जातीय जनगणना से कन्नी काटने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों जो आरोप लगाए गए हैं काफी सनसनीखेज आरोप है, क्योंकि सबको पता है कि जयराम रमेश जो बोल रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी फंसेगी, क्योंकि बीजेपी जातीय जनगणना की बातें जरूर कर रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अचानक से महिला आरक्षण को लेकर बैठक बुला रही है। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या ये बात सही बोल रहे हैं जयराम रमेश या कुछ और है मामला? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें पश्चिम बंगाल में SIR सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई, यानी आज सुनवाई की बात है दोस्तों। वोटर लिस्ट में 91 लाख लोगों के नाम काटे जाने को लेकर 23 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले आज सुनवाई होगी दोस्तों। और जस्टिस जयमाल्या बाग ने इस मामले की सुनवाई में कहा था कि मतदाता सूची फ्रीज होने के खिलाफ जो याचिका दी गई है उस पर हम सुनवाई करेंगे। यानी जो मतदाता सूची में बदलाव किया गया है दोस्तों और बदलाव के बाद अब उसे नहीं बदला जाएगा, ये बातें कही जा रही है, फ्रीज किया गया है। तो इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। जब लोग चुनाव आयोग से पूछ रहे थे कि आप लोग चुनाव आयोग के तौर पर क्या इतना भी नहीं जानते कि चुनाव के टाइम में इस तरीके की चीजें नहीं करवाई जाती? अगर SIR आपको करवाना था तो 2-3 साल पहले करवा लेते, क्या आफत आ जाती? लेकिन बाद में पता चलता है कि चुनाव आयोग वाले बोलते हैं कि ये तो हम 3-4 महीने में करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों बंगाल के अंदर सोचिए कि अब चुनाव होने वाले 23 तारीख को और अभी तक फाइनल लिस्ट नहीं है, और जो ड्राफ्ट फाइनल बताया जा रहा है उसको लेकर भी चैलेंज पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। अगर आप भी मानते हैं कि SIR एक बहुत लंबा प्रोसेस था, उसको 3 साल लगते ही लगते, लेकिन 3 महीने में निपटाने के चक्कर में जिस तरीके की चीजें की गई खासकर बंगाल के अंदर दोस्तों, ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को एक्सपोज करता है और SIR को लेकर बीजेपी की हड़बड़ियों को एक्सपोज करता है। साथ साथ दोस्तों केरल के अंदर लेफ्ट पार्टी के लोगों को आंतरिक सर्वे में पता चल चुका है कि उनकी केरला में सरकार चली गई है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि अर्ली इंटरनल रिव्यू में पता चला है कि LDF के कैंप के अंदर ये चर्चा चल रही है कि UDF यानी कांग्रेस पार्टी गठबंधन को भारी समर्थन मिल रहा है। जो आंकड़े सामने आए दोस्तों, उन आंकड़ों से पता चल रहा है कि कुछ जिले हैं जहां पर एक तरफा तस्वीर बदल गई है और UDF गठबंधन को जनता ने बंपर समर्थन किया है। इसमें कई जिले हैं। एक तो तिरुवनंतपुरम का जिला है दोस्तों, जहां पर पूरी तरीके से UDF क्लीन स्वीप करने जा रहा है, यानी शशि थरूर का संसदीय क्षेत्र है, जहां पर UDF इस बार चुनाव तगड़े
तरीके से जीतने जा रहा है। दूसरा जो जिला है दोस्तों वो कोझिकोड जिला है, जहां पर कांग्रेस पार्टी बंपर सफलता हासिल कर रही है और कोल्लम के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को पॉजिटिव फीडबैक के तहत समर्थन मिल रहा है, यानी यूडीएफ गठबंधन कांग्रेस पार्टी का गठबंधन इन 3 जिलों के अंदर तस्वीरों को एकदम बदल रहा है दोस्तों, जिससे कांग्रेस पार्टी आराम से बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है और क्लियर पिक्चर यही है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी को यूडीएफ गठबंधन के अंदर अपने मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा करनी चाहिए तो राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और केरला तो कंफर्म है, अब बाकी देखना यह है कि असम के अंदर किस तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ी है, कौन सी एनालिसिस की रिपोर्ट आ रही है दोस्तों। रिपोर्ट क्या बोलते हैं कि असम के अंदर कांग्रेस पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा को हराने में सफल हो रही है या नहीं हो रही, जो भी अपडेट उससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर आज 13 अप्रैल है दोस्तों और कल 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई जाएगी। और बड़ी बात यह है कि उनके जयंती के मामले को लेकर, उनके जयंती के मौके को लेकर आम आदमी पार्टी के दलित समाज से आने वाले विधायक ने एक बड़ी मांग की है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिल्ली की भाजपा सरकार से बोला कि जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर मुख्यमंत्री के पीछे जो लगी रहती थी उसको हटा दिया है। शहीद आजम भगत सिंह की भी तस्वीर हटा दी गई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को वापस से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर 14 तारीख को लेकर आनी चाहिए, 14 अप्रैल को लेकर आनी चाहिए। अगर बीजेपी के लोग फिर से मुख्यमंत्री के पीछे जो दीवार के ऊपर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगी हुई थी उसे वापस लेकर आते हैं तो ये एक तरीके से श्रद्धांजलि होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। एक चैलेंज भी दिया गया है बीजेपी सरकार को दिल्ली के एक विधायक के द्वारा दोस्तों। सौरभ भारद्वाज ने उनका वीडियो भी शेयर किया है। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने जोरदार तरीके से निशाना साधते हुए कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आ गई तो लोग बेघर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले बुलडोजर चलाएंगे और एक एक परिवार के लोगों को बेघर कर दिया जाएगा। ये भाजपा की एक सोची समझी साजिश है, यानी बंगाल के अंदर भी ये लोग बुलडोजर राज करना चाहते हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बंगाल में अब योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए पहुंचे तो कहते हैं कि उर्दू जहां पर बोली जाती है वहीं पर चले जाओ, यहाँ पर तो बंगला चलेगी। ये भाषण वो हिंदी में देते हुए कहते हैं कि बंगाल में बांग्ला चलेगा, उर्दू नहीं चलेगा। सवाल यह है कि जब वो खुद ही बंगाल में जाकर हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उनको बताना चाहिए कि बंगाल के अंदर क्या हिंदी भाषा बंगाल की भाषा है या फिर बंगला भाषा है। और योगी आदित्यनाथ को उर्दू भाषा से दिक्कत है दोस्तों, लेकिन हिंदी वो खुद बोल रहे हैं, इसको लेकर उन्हें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रहा। शुक्रिया आप सभी दोस्तों।